हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। तो ये जो कोर्स है रिवीजन ये जो कोर्स है रिवीजन कोर्स है फॉर नीट 2021 के लिए ठीक है। जो बच्चे ये कोर्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो बच्चे ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये उनके लिए एकदम नहीं है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अगर ढंग से नहीं पढ़े हो और आप ये रिवीजन कोर्स देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा और डाउन होगा। ठीक है। ये इसमें मैं सिर्फ वो चीजें कर सकता हूँ, जैसे 1 घंटे में हमें पूरा एक चैप्टर कवर करना है तो मैं सिर्फ इसमें वही कर सकता हूँ। आपको बता सकता हूँ कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, कितने टाइम देना है। ठीक है, इतना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास में जब मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको टीच किया था तो मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। 2 पार्ट में क्या किया था, क्लासिफाई किया था। फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और दूसरा सेकंड एसिड बेस स्ट्रेंथ। आप देखो 2 चीजें हमें पढ़ना है, एसिड बेस स्ट्रेंथ। जीओसी से मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपका जैसे 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है जनरली इस टॉपिक से। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में जैसे एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में जनरली इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस हमें पढ़ना है। मैं आपको बताता है इंडक्टिव इफेक्ट सबसे छोटा इफेक्ट है, छोटू इफेक्ट बोलते हैं। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट। आप देखो ये क्या होता है, आप ऑलरेडी जानता होगा कि परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन यूनिडायरेक्शन इन ए मॉलिक्यूल। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिडायरेक्शन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण एराइज होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और ये पार्शियल शिफ्टिंग होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ये इफेक्ट क्या होता है, वीक होता जाता। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, और ये चीजें ये 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई और माइनस आई। हालांकि प्लस आई तो बहुत आसान है, जैसे प्लस आई कौन कौन होते हैं आपको एक बार आइडेंटिफाई करना है। माइनस आई से एक बार आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे प्लस आई में जितने भी एनायन होते हैं, आल एनायन और एल्काइल ग्रुप, बस आप इतना ध्यान देंगे तभी हो जाएगा। जैसे सारे एनायन जितने भी हो गए, आल एनायन एंड क्या एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप हुए वो सभी क्या शो करते हैं, प्लस आई शो करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा, जैसे CH2 माइनस हो गया, कार्बन पर निगेटिव चार्ज, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O निगेटिव। ठीक है, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्काइल और मेथाइल। ये ठीक है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर CH3 में आ जाए, जैसे CH3 में जैसे आइसोटोपिक लेवल मेंशन कर दें, जैसे CT3 CD3 और CH3, तो इसका प्लस आई क्या होता है, ज्यादा होता है CD3 से, और CD3 का ज्यादा होता है CH3 से। तो ये प्लस आई ग्रुप हो गए। ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई शो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते, पुश करते या इलेक्ट्रॉन रिलीज करते टुवर्ड्स कार्बन चेन। ठीक है, अब माइनस आई की बात करें हम, माइनस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, विड्रॉ करें, किससे, कार्बन चेन से। जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें उनको हम माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। और आल कटायन, इसमें सारे कटायन हो गए स्टार्टिंग में, आल कटायन सारे कटायन जैसे हो गए NF3+, ठीक है, उसके बाद NR3+ और NH3+। यहाँ पर ये चीजें ध्यान देंगे कि NR3+ का माइनस आई क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, NH3+ से। ठीक है, NR3+ का माइनस आई ज्यादा होता है किससे, NH3+ से। कुछ बच्चे क्या सोचते कि सर R तो एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई लगा रहा है इसको, इस प्लस आई से इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसका माइनस आई क्या होगा, वीक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप है तो स्टेरिक रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। और स्टेरिक रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा
तो परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा इससे। और जितने भी क्या ऑल कटायन एंड ग्रुप ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम। ठीक है, आप देखो सारे कटायन और ऐसे एटम हो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ ग्रुप ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जैसे NO2 हो गया, अब देखो CN हो गया, और ये CHO हो गया, C डबल बॉन्ड OH, CHO हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कीटोन हो गया R। एक बार इससे क्वेश्चन आपका आ चुका है ऑलरेडी आपके नीट में, उसके बाद सारे हाइड्रोजन आते हैं, इनके बाद हाइड्रोजन आ जाता फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इनके बाद आता है ईथर, OR, OH। अब देखो OR का माइनस आई ज्यादा होता है, एक बार आपके नीट में आया हुआ है ये, पिछले साल के आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो देखे होंगे वहां पे आया हुआ है। OR का माइनस आई ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, OH के कंपेयर में, क्योंकि OH बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा। आप देखो OH बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा, तो ये डेल माइनस और ये डेल प्लस, तो यहाँ पर माइनस चार्ज ज्यादा है, तो इसका भी ड्रॉइंग पावर क्या होगा, कम होगा। और OR लेस पोलर होगा, ये डेल प्लस और ये क्या है, डेल माइनस, ये लेस पोलर होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इसकी भी ड्रॉइंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, OH, ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ये C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये NH2। ठीक है, NH2, उसके बाद आपका आ जाता है फिनाइल और ये विनाइल, तो ये माइनस आई ग्रुप है। इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस आप इतना याद कर लो कि जो भी sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, sp3 कार्बन से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो माइनस आई शो करेंगे। और sp3 कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, सारे कटायन हो गए ये। और ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ग्रुप है, आपको पता ही है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप सोचेगा सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है किससे, आयोडीन से, तो इसका माइनस आई ज्यादा होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं है, ये तो एक ग्रुप है। एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरे ग्रुप का माइनस आई डिसाइड नहीं करता है। एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से पूरे ग्रुप का हम माइनस आई डिसाइड नहीं कर सकते। पूरे ग्रुप का क्या इफेक्ट है, जैसे ये सिंगल ऑक्सीजन नहीं है, इससे R लगा है, OR है, न कि ये ऑक्सीजन है। तो ऐसा मत सोचना कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा किससे, आयोडीन से, ब्रोमीन से। ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्लोरीन से, ऐसा नहीं, ये सिंगल ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है, OR है, ये क्या है, OH है, एक ग्रुप है पूरा, क्या है, हम ग्रुप का माइनस आई देख रहे हैं यहाँ। तो ये आल कटायन, ये माइनस आई हो गए। हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे छोटा इफेक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए आपको। ठीक है, तो बस इतना ही आप सोचें, माइनस आई मैंने आपको बता दिया कौन कौन से ग्रुप माइनस आई होते हैं और कौन कौन से ग्रुप आपके प्लस आई होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब जितने भी प्लस आई और माइनस आई ग्रुप होते हैं, ठीक है, इनका यूज कहाँ होता है, जैसा कि कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल है। आपको पता है कि जो कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल है, ये स्टेबलाइज बाई क्या, प्लस आई ग्रुप। और जबकि कार्बन आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जो कार्बन आयन है ये डिस्टेबलाइज होगा प्लस आई से और स्टेबलाइज होगा माइनस आई से। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी बाई विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई, और कार्बोकटायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई से। तो ये थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट था जो आपका क्या हो गया, खल्लास हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको इतना ही पढ़ना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी ना पढ़े। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको 10-15 मिनट लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के लिए। 10-15 मिनट में एक बार इंडक्टिव इफेक्ट आप क्या करें, समराइज कर लें। नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट के बाद जो आता है रिजोनेंस आता है, रिजोनेंस। ठीक है, रिजोनेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, रिजोनेंस। इसमें आपको क्या पढ़ना है मैं आपको एक एक बताता, इसके लिए थोड़ा सा आधा घंटा टाइम निकाले आप, 1 घंटा। ठीक है, पूरा जीओसी पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे टाइम। ठीक है, आप देखो रिजोनेंस, रिजोनेंस कब होता है, इसके लिए क्या कंडीशन है, एक बार आप जरूर देख लें, है ना।
कभी भी डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर प्लस हो, माइनस हो, लोन पेयर हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, रिजोनेंस होगा, या डबल बॉन्ड ही हो, ठीक है, या फ्री रेडिकल हो। और इसका थोड़ा ड्राइंग जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आए हैं आपके एग्जाम में, टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, आए जैसे बहुत रेयर चांसेज होते हैं, ठीक है, टू कैलकुलेट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका एप्लीकेशन आता है, मेन मेन क्या आता है, इसका एप्लीकेशन आता है, जैसे आपको क्वेश्चन जैसे किस पर आते हैं, जैसे एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, जो अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस होंगे, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस बनते हैं आपके। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, जैसे दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो तीन तीन चार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे देगा, दो तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे बनवाएगा, बोलेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले रूल क्या लगाना है, हमेशा पहले जब भी कोई दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तो हमेशा ऑक्टेट रूल देखें, क्या, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेट रूल, क्या होगा, स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऑक्टेट रूल के, ऑक्टेट रूल के, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगाने लगता है, यही गलत हो गया, ये सीक्वेंस लगाएंगे कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, रियली में बोल रहा है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेट रूल। उसके बाद दूसरा रूल लगाएंगे हम, ठीक है, हमेशा जैसे नॉन पोलर आरएस जो होगा, नॉन पोलर आरएस, नॉन पोलर आरएस, नॉन पोलर जो आरएस होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, पोलर आरएस से, पोलर आरएस से, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी, जैसे मैं बोल रहा है ऐसे ही करना है आपको। नॉन पोलर आरएस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा किससे, पोलर आरएस से। टाइम है नहीं कि मैं सब पे एक एक एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, जैसे देखो तीसरा है, उसके बाद इसके बाद आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल बताओ, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगाओ, क्या, उसके बाद आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल का मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसमें निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं एक ले लूंगी, CH2 प्लस, और यहाँ पर OCH3। अब बच्चा क्या करता, यहाँ पर देखो इसका मैं आरएस बनाऊं तो लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आरएस आ जाएगा, इसका CH2 डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस, ये आएगा। अब बच्चा क्या सोचेगा, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, वो पहले ही ये रूल लगाने लगेगा। अरे बेवकूफ, पहले ही थर्ड रूल पर कैसे चले गए, पहले क्या देखो, ऑक्टेट रूल, क्या, ऑक्टेट रूल, इस कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज उस केस में हो सकता है जब उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज उस केस में हो सकता है जब उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। तो इस यहाँ पे सबके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इन सब पे मैं ऐसा एक एक करके एग्जांपल लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको बता रहा कि कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऑक्टेट रूल देखेंगे, उसके बाद नॉन पोलर आरएस मोर स्टेबल होगा किससे, पोलर आरएस से। जैसे देखो नॉन पोलर आरएस क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, जैसे ये है आपका, ठीक है, इसका मैं आरएस बनाऊं तो देखो ये ऐसा आएगा, RCO निगेटिव डबल बॉन्ड O। तो ये देखो ये तो ये क्या हो गया आपका, ये पोलर हो गया, चार्ज प्रोड्यूस होगा, जितना क्या होगा, जितना चार्ज सेपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना चार्ज सेपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगाते हैं, ये मैक्सिमम आपका 3 ही रूल में खत्म हो जाता है, मैक्सिमम ये तीन रूल में ही क्या होता है, आपके क्वेश्चंस के रिजल्ट आ जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये तीनों रूल अप्लाई ना हो तो अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, क्लोज, अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए, जो अपोजिट चार्जेज हो, अपोजिट चार्जेज क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर अपोजिट चार्ज क्लोज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और
और लाइक चार्जेज क्या होने चाहिए? लाइक चार्जेज फार टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, दूर होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ऐसा होगा सिस्टम तो स्टेबल होगा। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो हैं इन 4 रूल में कंप्लीट हो जाते हैं। इसको अच्छे से कॉपी कर ले स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो ये रिजोनेंस का पहला एप्लीकेशन था क्या, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इसके बाद आप क्या करें थोड़ा सा, इसके बाद जो नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पूछ सकता है सेकंड नंबर पर, एरोमेटिसिटी। क्या, एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक, एरोमेटिक किसे बोलते थे, साइक्लिक प्लानर, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड क्या हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक होगा। जैसे इसमें आपको पढ़ना है एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। लास्ट ईयर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एरोमेटिसिटी पर। तो एरोमेटिक किसे बोलते हैं, साइक्लिक हो, प्लानर हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो। जैसे कोई भी कंपाउंड क्या हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, देखो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड विथ 4n, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होगा तो वो एरोमेटिक होगा। और अगर कोई कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, कंप्लीटली, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड विथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। 4n+2 पाई का मतलब जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 10 हो, है ना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, और इसमें 4 हो, 8 हो, ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन हो। कभी भी 2, 6, 10, 14, और एक आता है नॉन एरोमेटिक, एक आपका क्या आता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का मतलब देखो, अगर इन दोनों में से क्या हो, इन दोनों में से कोई ना हो तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो कभी भी आपके क्वेश्चन, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, या तो वो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या हो जाए, या तो नॉन प्लानर हो जाए, या तो ये साइक्लिक हो जाए। देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये साइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ये जो दोनों है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये एक साइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। और नॉन एरोमेटिक जो है हो सकता है ये ए साइक्लिक हो, ए साइक्लिक हो, या नॉन प्लानर हो जाए, नॉन प्लानर, ठीक है, या नॉन प्लानर हो जाए। हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें, कभी भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कभी भी वो एरोमेटिक नहीं होगा, तब आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। कभी भी ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 6, 10, 14 तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन में देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कभी भी ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक। देखो प्लानर है, हर एक एटम क्या होगा, sp2 होगा तो प्लानर होगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं जो देखने से ऐसा लगते नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे मैं उनको शार्ट में थोड़ा सा समराइज कर देता। थोड़ा सा मैं शार्ट में उसको समराइज कर देता। देखो यहाँ पर जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, इसको हम बोलते हैं साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन है। इसमें देखो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 4 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई बॉन्ड में कितना, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन।
टोटल कितने 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो ये टाइम ज़्यादा बात करने का है नहीं, ठीक है, वीडियो लेक्चर मैं इसलिए फास्ट पढ़ाते जा रहा, ठीक है, कि आपको बोर ना लगे। 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक होगा क्या, नहीं होगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इधर क्या हो सकता है, एंटी एरोमेटिक, देखो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक, या क्या हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है। ये नॉन एरोमेटिक दो चीजें हो सकता है, ध्यान से देखो। लेकिन ये क्या है, देखने से तो लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक है, कंप्लीटली क्या है, कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये इस शेप में पाया ही नहीं जाता, ये इस शेप में नहीं पाया जाता। किस शेप में पाया जाता है, ये टॉप शेप हो जाता है, ऐसा टॉप शेप में पाया जाता है, ऐसे टॉप शेप, ऐसा टॉप शेप पाया जाता है। ये टॉप शेप होता है, नॉन प्लानर होता है, यानी आउट ऑफ प्लेन हो गया। ये टॉप शेप स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉप शेप, इसको ध्यान दीजिएगा। ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ऐसे ही ये एक दो और एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पर, हालांकि ये पूरा मैं डिटेल से पढ़ा नहीं सकता आपको, थोड़ा सा मैं बता रहा, जैसे एक बार देख लें, ठीक है, आपको 15 मिनट लगेगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पढ़ने में, 10 से 15 मिनट लगेगा। ये देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये देख के लग रहा कि जैसे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, क्या होगा, एरोमेटिक। लेकिन ये भी क्या 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 होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है आपका, एक्चुअल में होता है नॉन एरोमेटिक। ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जांपल आपके, ये और ये। इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो से होता है क्या, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो प्लानर होने के लिए ये हाइड्रोजन इस स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहेगा, और ये भी sp2 है, तो यहाँ sp2 प्लानर होने के लिए इसका, इस कार्बन का हाइड्रोजन भी इस स्पेस को क्या करना चाहेगा, ऑक्युपाई करना चाहेगा। तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो एक रिंग क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, और एक रिंग ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एक रिंग नीचे और एक रिंग ऊपर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो पूरा सिस्टम प्लानर था वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लानर हो जाएगा। ये नॉन प्लानर होता है, ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लानर, और नॉन प्लानर हो गया तो नॉन प्लानर से नॉन एरोमेटिक। तो आप 10 से 15 मिनट निकाल कर आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक एक बार पढ़ लें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखो ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ऐसे, ठीक है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करो कि पाई इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर क्या करो, तोड़ दो। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर तोड़ दोगे तो देखो ये ऐसा आ जाएगा, ओ निगेटिव और ये प्लस। तो ये देखो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एक बार आया हुआ है नीट में, जैसे देखो डबल बॉन्ड हो, ये कभी भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आ जाए तो उसको क्या करो, ब्रेक कर दो, है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर, और देखो ऐसा आ जाए तो ये ओ निगेटिव और ऐसा। तो इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और कंप्लीट साइक्लिक रिजोनेंस है, कंप्लीट साइक्लिक क्या है, रिजोनेंस है। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो मैं इतना ही लेके एग्जाम्पल स्टॉप करता, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेने लगूंगा तो आधे घंटे इसी में चले जाएंगे मेरे, ठीक है। एक बार इसको देख लें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें मैंने आपको रूल बताया। दूसरा मैंने बताया एरोमेटिसिटी, और थर्ड है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा रिजोनेंस से ये डिफरेंट है। जब भी हम रिजोनेंस की स्टडी किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, जब भी हम रिजोनेंस किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे कि उस ग्रुप का उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर
क्या इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा, तो इस इफेक्ट को ही हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। और ये दो टाइप्स का होता है, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम कौन, जो कांजुगेटेड सिस्टम से जो डायरेक्टली एटम जुड़ा है, कांजुगेटेड सिस्टम से जो डायरेक्टली एटम या ग्रुप जुड़ा है, अगर लोन पेयर बियरिंग होगा, क्या होगा लोन पेयर बियरिंग, जैसे लोन पेयर हो या लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या शो करेगा, प्लस एम शो, ये प्लस एम शो करेंगे। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आपके O माइनस हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, OH हो गया, ठीक है, NH, इनको हम जोड़ देंगे तो NH C डबल बॉन्ड OR हो गया, ये नाइट्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, O C डबल बॉन्ड OR हो गया। और अगर माइनस एम, अगर कांजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जो एटम जुड़ा है, अगर मल्टीपल बॉन्डेड हुआ, X डबल बॉन्ड Y या X ट्रिपल बॉन्डेड Y, ऐसा हुआ मल्टीपल बॉन्डेड हुआ, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, Y की ग्रेटर देन हो किससे, X से, तो ये ग्रुप क्या शो करेगा, माइनस एम शो करेगा। जैसे बहुत सारे हैं माइनस एम शो करने वाले, या कोई जो डायरेक्ट एटम जो जुड़ा है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तब भी माइनस एम शो करेगा। देखो यहाँ पर जैसे मैं ये दे दूं, जैसे ये माइनस एम शो करेगा क्या, देखो जैसे ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एक बार नीट में पूछा था, आप देखो NH3+, इस NH3+ का इस सिस्टम पर क्या इफेक्ट है, इस NH3+ का इस सिस्टम पर क्या इफेक्ट है, ये ओनली माइनस आई शो कर रहा है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये डबल बॉन्ड सेपरेटेड सिंगल बॉन्ड और एटम पे चार्ज क्या है प्लस, तो वो डायरेक्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। देखो जैसे ही आपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, और नाइट्रोजन क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं। ऐसा आरएस बनाया होगा, सोचेगा कि नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है और ये 2 कार्बन से 5, ये क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, 8, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता उनके पास। तो ये ओनली क्या इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई। माइनस एम कौन ग्रुप शो करते हैं, एक्स मल्टीपल बॉन्डेड हो, X डबल बॉन्ड Y या X ट्रिपल बॉन्ड Y और इलेक्ट्रोनेगेटिव Y की ज्यादा हो किससे, X से, तो माइनस एम शो करेगा। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा, जैसे N डबल बॉन्ड हो, देखो ऐसा हो गया, X डबल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, X डबल बॉन्ड क्या Y ट्रिपल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, S डबल बॉन्ड हो, देखो ये सब, ठीक है, ये X डबल बॉन्डेड Y, देखो C एल्डिहाइड, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हुए, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, ठीक है, ये सब क्या शो करेंगे, माइनस एम शो करेंगे। एक बार देखो इसको आप, जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ले रहा तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बस यही आपको बता सकता हूँ, और ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकता क्योंकि टाइम क्या है, बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, अब देखो प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और माइनस आयन क्या होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, बिल्कुल इंडक्टिव की तरह। लेकिन इंडक्टिव क्या है, पार्शियल शिफ्टिंग है, और ये प्लस एम माइनस एम क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर है। ठीक है, मीजोमेरिक क्या है, रिजोनेंस क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर है। कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होता है, कंप्लीट चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। जबकि इंडक्टिव में क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होता है, पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हमेशा रिजोनेंस डोमिनेंट होगा ओवर क्या, इंडक्टिव। इतना समझ गए आप। तो प्लस एम ग्रुप कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और माइनस एम ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इतना यहाँ तक क्लियर। अब थोड़े से मैं आता अब हाइपर कॉन्जुगेशन पर। नेक्स्ट जो इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन याद करो, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता।
ये हाइपर कॉन्जुगेशन हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी है ना ऑफ एल्कीन बताने में कहाँ कहाँ अप्लाई अप्लाई करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। और सेकेंड कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के केस में, कार्बोकैटायन के केस में। और थर्ड फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन में अप्लाई नहीं करते, कार्बेनाइन में डायरेक्ट नहीं लगता है फ्री रेडिकल। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हम तीन चीजों में अप्लाई करते हैं, एल्कीन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो टाइप्स का होता है, मैंने आपको बताया था प्लस एच, प्लस एच कौन शो करता है CH3, और माइनस एच सिर्फ और सिर्फ एक ही शो करता है, कौन CCl3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एच सिर्फ और सिर्फ एक ही शो करता है, कौन CH3। अरे माइनस एच ओनली CCl3 ही शो करता है। माइनस एच का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और प्लस एच का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कोई प्रॉब्लम यहां तक? और इसमें भी देखो, इसमें भी मैं बता रहा आपको, अगर ये CH3 आ जाए, CH3 और CD3 और क्या CT3, तो इसका प्लस एच क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि CH बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है, तो इजिली इन्वॉल्व हो जाएगा। CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है, CT बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। तो ये ऑर्डर हो गया किसका, प्लस एच का ऑर्डर हो गया, किसका ऑर्डर हो गया, प्लस एच का। और ये क्या लगाएगा, माइनस एच। जितना इस कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उतना हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये समझ में आया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल। तो प्लस एच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा है, हालांकि मैं इंडक्टिव भी पढ़ा दिया आपको, रिजोनेंस भी पढ़ा दिया और हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ा दिया। तो अगर कभी भी देखो इस टाइप का कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन CH2, अगर कार्बोकैटायन हो और क्या हो, फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल हो CH2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल है। तो इनकी स्टेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, कैसे, कैसे देखो, रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इंडक्टिव में पार्शियल शिफ्टिंग होता है, हमेशा कंप्लीट ट्रांसफर डोमिनेंट होगा ओवर पार्शियल शिफ्टिंग पर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? हमेशा कंप्लीट ट्रांसफर क्या होगा, डोमिनेंट होगा ओवर पार्शियल शिफ्टिंग पे। अब दूसरी बात यह है कि जब रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों कंप्लीट ट्रांसफर है, ठीक है, रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर है, तो दोनों में कौन स्ट्रांग होगा, रिजोनेंस क्या है, रिजोनेंस क्या है, पाई पाई या लोन पेयर पाई ऐसा होता है। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा कन्वर्टेड टू पाई एंड पाई कन्वर्टेड टू लोन पेयर। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो पहले कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो पहले ब्रेक होता है, और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसलिए ये इफेक्ट थोड़ा क्या होगा, स्लो होगा, किसके कंपेयर में, रिजोनेंस के कंपेयर में। इसलिए रिजोनेंस क्या होगा, मोर पावरफुल कंपेयर टू क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कहीं भी अगर क्या हो जाए, रिजोनेंस आए, हाइपर कॉन्जुगेशन आए और इंडक्टिव आए, तो सबसे ज्यादा मोर पावरफुल कौन होगा, रिजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा कौन होगा, यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे कौन कौन, प्लस एम, उसके बाद प्लस एच, और उसके बाद प्लस आई, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई। और अगर कार्बन आयन आ गया, कार्बन आयन आ गया, जैसे कार्बन पर क्या निगेटिव चार्ज, CH2 निगेटिव, तो माइनस एम ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, मोर स्टेबलाइज। उसके बाद क्या, माइनस एच स्टेबलाइज करेगा, और सबसे माइनस आई लेस स्टेबलाइज। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, एक बार आप जाके क्लास नोट्स ओपन करें, ये सब 10-15 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताने में, ठीक है। यहाँ तक इसको कॉपी करें, अच्छे से इसको कॉपी करें। अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं,
मैं सारी चीजें आपको समराइज कर दूंगा, जैसे एक भी पॉइंट आपका छोड़ूंगा नहीं, घबराइए नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे बताते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एच। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच क्या होगा, ज़्यादा होगा, या है ना, तो उतना एल्कीन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे ऐसा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इस टाइप के, देखो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन होगा? तो sp2 कार्बन से डायरेक्टली जो ये कार्बन जुड़ा है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, तो 3 3 6 हो गए, 6 to 8, 8 to 10, अल्फा एच कितना है, 10 आया। और यहाँ पर अल्फा एच कितना आया, 2 2 4, अल्फा एच कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है, ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो हम एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं? नंबर ऑफ अल्फा एच से। तो ये सब आप क्वेश्चन कर लेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है। सी एच डबल बॉन्ड CH2, ऐसे मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस कराए हैं क्वेश्चन करा के। CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे अल्फा एच कितना है, 6 है, और यहाँ पे अल्फा एच कितना है, देखो 2 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखो सारी चीजें मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना है ये तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल मैं बहुत नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल बहुत ले पाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता? जैसे कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम H2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या है ना, मेटालिक सरफेस, निकल प्लैटिनम पैलेडियम। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड में। और क्या होता है, हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच क्या आता है, निगेटिव। यही जो हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, इसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, HOH। आप देखो सबसे आसान है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, HOH जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ, जितना पाई बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना पाई बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना सिंगल सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा बनेगा। जितना पाई बॉन्ड ज्यादा होगा वो टूट के उतना ही सिग्मा बॉन्ड क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितना पाई बॉन्ड ज्यादा होगा उतना सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा बनेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट रिलीज ज्यादा होगी। अगर ये सेम हो जाए, अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाए, इफ क्या पाई बॉन्ड सेम, जनरली आपके क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड क्या होता है, सेम होता है, तब हम HOH कंपेयर करते हैं। HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में आपको अगर बताना है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जैसे देखो अगर इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का अपोजिट कर देंगे। देखो यहाँ पर देखो ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये लेस स्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा। ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीजें आप याद ध्यान देंगे, ये दोनों चीजें। बच्चे हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। तो और उसके बाद लास्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका लास्ट है हीट ऑफ कंबशन। क्या है, हीट ऑफ कंबशन। देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं सारी चीजें डिस्कस कर दिया लगभग, मैंने कोई भी चीज आपको छोड़ा नहीं। आप लास्ट ईयर के पेपर उठाएंगे तो इन सब टॉपिक से ही क्वेश्चंस आपके आए होंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल तो ज़्यादा ले नहीं पा रहा, आप एग्जांपल नोट्स से करें। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, आपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ क्या, 1 मोल ऑफ कंपाउंड। जैसे कोई भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो ये ले लिया हमने, इसको कंबशन कराने में जैसे CO2 और प्लस क्या है, यहाँ पर 2H2O, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2O2,
हीट ऑफ कंबसन ऑलवेज क्या होता है, एक्जोथर्मिक होता है, आपको पता होगा डेल्टा एच क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, एक्जोथर्मिक होता है। तो ड्यूरिंग कंबसन जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसी को हम हीट ऑफ कंबसन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबसन। तो जितना ज्यादा कार्बन रहेगा, जितना ज्यादा कार्बन रहेगा, जितना कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, उतना हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हीट ऑफ कंबसन HOC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना ज्यादा कार्बन एटम होगा उतना हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये ले लूँ मैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें देखो हालांकि ये लेस स्टेबल रिंग है, लेस स्टेबल है, फिर भी इसमें 3 ही कार्बन है ना, और इसमें 6 कार्बन है, सीधा डबल है, हीट ऑफ कंबसन इसका ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन यही देता, देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, कार्बन एटम सेम हो जाए, कार्बन हाइड्रोजन एटम सेम हो जाए, कार्बन और हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए, सेम, देन तब हम क्या करते हैं, तब ये बच्चा लगाता है HOC, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। अब बच्चे गलती कर देते हैं, ये वाला याद रखे रहते हैं, केवल यही वाला याद रखे रहते हैं, और ये वाला याद रखते हैं, ये वाला याद नहीं रखते हैं, क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। ये तभी लगाएंगे जब कार्बन एटम क्या होगा, सेम होगा, कार्बन हाइड्रोजन सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा लगा सकते हैं, ये देखो इसमें भी 6 कार्बन है, और यहाँ भी कितने कार्बन है, 6, यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है। तो ये लेस स्टेबल है, थ्री मेंबर रिंग है, एंगल स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, हाईली अनस्टेबल है, तो इसका HOH क्या होगा, ज्यादा होगा। ये HOH का ऑर्डर हो गया, HOH। एनी प्रॉब्लम। देखो ये चीजें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब जैसे मैं ऐसा क्वेश्चन ले लूँ, आप देखो एक ये ले लिया, और जैसे मैं ये ले लूँ, देखो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये स्टेबल एल्कीन है। इसमें अल्फा एच कितने हैं, 3 3 6 3 9, अल्फा एच कितना है, 9 है, और यहाँ पे अल्फा एच कितना है, देखो आप, अल्फा एच 1 है, यहाँ पर एक ही होगा ना, 3 बॉन्ड दिख रहा, तो ये लेस स्टेबल एल्कीन है, इसका हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगा। तो एक बार नोट्स है ना, मुश्किल से आपका 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट समराइज करने में, इसको आप एक बार समराइज कर लें अच्छे से। ठीक है, ये सारा चीजें हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कंप्लीट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा एसिड स्ट्रेंथ, एसिड और बेस स्ट्रेंथ हमें पढ़ना है, एसिड बेस स्ट्रेंथ। देखो कभी कभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ब्रिज हेड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे ब्रिज हेड पर ये कार्बोकेटाइन क्या है, हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, प्लानर होते हैं। प्लानर का मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल ये 120 120 120 आना चाहिए, लेकिन ये देखो ये प्लानर नहीं हो पाएगा, ये क्या है, ट्राई है, ये कैसा है, ट्राई है, ये प्लानर नहीं हो पाएगा, यानी कि एंगल स्ट्रेन इसमें क्या होगा, ज्यादा हो गया। ये ट्राइंगुलर होने की वजह से इसमें स्ट्रेन क्या है, ज्यादा है, इसलिए ब्रिज हेड पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। sp2 एटम नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं ब्रेड्स रूल। क्या बोलते हैं, ब्रेड्स रूल, इसी को हम ब्रेड्स रूल बोलते हैं। ब्रेड्स रूल क्या है कि ब्रिज हेड पर sp2 एटम पॉसिबल नहीं है। जैसे ये कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, देखो आप, ये कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, ये कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, तो ये आपका हो गया। अब देखो ये मैंने पूरा आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या किया, कंप्लीट कर दिया। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मैंने खल्लास कर दिया। अब आपको पढ़ना है मुझे एसिड बेस स्ट्रेंथ में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। तो फिर से स्टार्ट हूँ मैं, जायसवाल सर, ऑर्गेनिक के रिवीजन क्रैश कोर्स में। तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था।
और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मैंने इंडक्टिव बताया, आपको रिजोनेंस बताया। रिजोनेंस में क्या क्या पढ़ना था आपको, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ऑक्टेट रूल, उसके बाद नॉन पोलर आरएस ज़्यादा स्टेबल होगा पोलर आरएस से, और उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल, और लास्ट में हम देखेंगे अगर अपोजिट चार्जेस क्या होंगे क्लोज में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और लाइक चार्जेस पास में होंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप, ठीक है, और एरोमेटिसिटी बताया था। उसके बाद मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबसन और एल्किन की स्टेबिलिटी बताया। अब नेक्स्ट बच्चों है जो है आपका क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबिलिटी बनती है सबसे ज्यादा एसिड और बेस सिस्टम से। एसिड, एसिड आपको पता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं वो अपने कॉन्जुगेट आयन के साथ क्या शो करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। इस वजह से इनके लिए एक हम थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, एक थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं के ए। अगर के ए बढ़ेगा तो एसिडी की स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज होगा। के बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। लेकिन अगर पी के ए क्या होगा, पी के ए के टर्म में बोले तो निगेटिव लॉगरिथम आप के को पी के ए बोलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीजें जानते रहें, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आप देखो अगर, हालांकि ऑर्गेनिक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड ही आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर एच बॉन्डेड एटम क्या हो, डिफरेंट हो, अगर एच बॉन्डेड एटम हो डिफरेंट हो, जैसे बच्चे देखो एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, अगर एच बॉन्डेड एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर देखना है, समझ रहा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं देखना है। क्या मैंने बोला, अगर एच बॉन्डेड एटम क्या है, सेम है, डिफरेंट है, अगर एच बॉन्डेड एटम डिफरेंट है, यहाँ पर जो एच बॉन्डेड एटम है एफ से है, यहाँ सी एल से है, बी आर से है, आई है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कंपेयर नहीं करते, हम साइज से कंपेयर करते हैं और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। टॉप टू बॉटम हम साइज से कंपेयर करते हैं। ऐसे हम जाएंगे तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। एच आई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि ये बॉन्ड सबसे क्या है, वीक है। एच प्लस आसानी से इजीली क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, साइज से कंपेयर करते हैं। या इसका जो कॉन्जुगेट आयन होगा आई माइनस, उस पर निगेटिव चार्ज क्या होगा, फैल जाएगा, ये स्टेबल होगा। जैसे अगर H2O और क्या हो H2S, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ HO से बॉन्डेड है और यहाँ H से बॉन्डेड है, तो हम साइज से कंपेयर करेंगे। अगर H बॉन्डेड एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर करते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल क्या हो, डिफरेंट हो, आउटर मोस्ट सेल क्या यहाँ क्या है 2p है और यहाँ क्या है 3p है, आउटर मोस्ट सेल क्या है, डिफरेंट है, तो हमेशा साइज से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे आपको मैं दे दूं NH3, ठीक है, CH4, NH3, H2O और HF, अगर आपका आउटर मोस्ट सेल सेम हो गया तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, जो H बॉन्डेड एटम है, वो 2p 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 2p, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है फ्लोरीन, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम वहां पे लगाते हैं, बच्चे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम वहां लगाते हैं जहां पे एच बॉन्डेड एटम क्या हो, सेम हो। अगर एच बॉन्डेड एटम सेम हो जाए तो वहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगाते हैं। थोड़ा सा रुकिए, मैं बताता हूँ, ये हटाऊं मैं आपको। एसिडिक स्ट्रेंथ मैं आपको 10 मिनट में समराइज कर दे रहा, आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें अभी मैं बता दे रहा आपको। देखो, आप एक जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ के एक ऑर्डर याद रखिए, एक जनरल जो ऑर्डर होता है के का वो आप याद रखिए। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, क्योंकि 3 इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस बनेंगे, 3 इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग आरएस बनेंगे, 3 इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस। उसके बाद आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है H2CO3। हालांकि ये इनऑर्गेनिक एसिड है, फिर भी मैं लिख दे रहा। और उसके बाद आता है आपका फिनॉल, ठीक है, फिनॉल आता है। और फिनॉल के बाद आपका आता है वाटर, और वाटर के बाद आता है एल्कोहल, और उसके बाद आता है एल्काइन, sp कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके बाद अमोनिया आता है। हालांकि ये जैसे एसिड नहीं है जो मैं लिखने जा रहा है, उसके बाद एल्कीन आता है, ये एसिड नहीं है,
फिर भी मैं लिख दे रहा। ठीक है, इसको ऑर्डर लिखे पहले। आप देखो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनाल, H2O, ROH। और आपके सिलेबस में जो जनरली है दो ही पढ़ना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड की एसिडिटी पढ़ना है, COOH। ठीक है, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। फार्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। फार्मिक एसिड क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है किससे, बेंजोइक एसिड है। ये चीज याद ध्यान देंगे। ठीक है, बेंजोइक एसिड क्या होता है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से, कहने का मतलब एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक वाला ज्यादा एसिडिक होता है एलिफैटिक से, केवल एक को छोड़ के, ये फार्मिक एसिड। और सारे एल्कोहल क्या होते हैं, वाटर से लेस एसिडिक होते हैं। यानी वाटर क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है किससे, एल्कोहल से, केवल एक को छोड़ के। यहाँ पर मेथेनॉल, मेथेनॉल यहाँ क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है किससे, वाटर से। ये दो चीजें हैं थोड़ा एक्सेप्शनल, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं हटा दूं, पहले मैं आपको फिनॉल की एसिडिटी बता रहा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बता रहा मैं, है ना। ठीक है, ठीक है। देखो, ये जनरल ऑर्डर हो गया के का। अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या पढ़ना है, देखो मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, जितने ऑर्गेनिक एसिड है, वो अपने कॉन्जुगेट आयन के साथ क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। H+ और प्लस क्या, A-। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अगर इस पर निगेटिव चार्ज जितना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। ये निगेटिव चार्ज जितना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी उतना H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, और ये A-, इस पर निगेटिव चार्ज की हम स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे, ये निगेटिव चार्ज को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं -M से, स्ट्रांग स्टेबलाइज। ठीक है, उसके बाद -H, और ये वीक स्टेबलाइज। ये सभी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ये सभी माइनस चार्ज को क्या करेंगे, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइज करेगा, ये वीक, ये वीकेस्ट। और ये डिस्टेबलाइज करेगा कौन, +I, है ना। इससे भी ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा +H, और इससे भी ज्यादा और डिस्टेबलाइज करेगा +M। तो ये ऑर्डर हो गया आपका कि -M, -H, -I लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और +I, +H, +M लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तभी हम लगाते हैं जब H बॉन्डेड एटम क्या हो, सेम हो। जो H बॉन्डेड एटम हो वो सेम हो। जैसे आप देखो, जैसे मैं यहाँ पर दे दूं OH, ठीक है, और ये OH, CH3OH, और ये CH3। मैं बोलूँ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो आप देखो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है, जैसे मैं मान लो यहाँ पर लगा दूं NO2 और OH, तो ये NO2 क्या लगा रहा, -M, और ये क्या लगा रहा, +H। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, एक फिनॉल का जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बताता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिनॉल का। ये OH एक बार यहाँ पे NO2 लगा देता है, और एक यहाँ पे NO2, और एक बार यहाँ पे NO2 लगा देता है। ठीक है, तो आप देखो ये जो OH, ये जो NO2 है, इस OH के रिस्पेक्ट में कहाँ पे, आर्थो पर, आर्थो पे क्या लगा रहा है, -M। ये मेटा पर है, मेटा पर क्या लग रहा है, -I, इंडक्टिव लगता। और ये पैरा पर है, क्या लग रहा है, -M। यहाँ पे दोनों जगह -M है, और यहाँ पर -I है। यहाँ ये वीक इफेक्ट है, ये सबसे वीक एसिड हो गया। जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड। तो सेकंड क्या हो गया, सबसे वीक एसिड।
फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। एक और तीन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो NO2 है इसमें क्या हो जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाता तो एच का निकलना थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इंट्रा एच बॉन्डिंग से, इंट्रा एच बॉन्ड से क्या होता है, एच का निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए स्लाइटली क्या होता है, लेस एसिडिक हो जाता है, किससे, पैरावोला से। स्लाइटली लेस एसिडिक हो जाता है, किससे, पैरावोला से। मेटा वाले से नहीं, क्योंकि मेटा में तो -M ही नहीं है। -M ऑलवेज डोमिनेंट होता है, किससे, -I से। तो ये और ये दोनों में -M है। फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, दोनों ज्यादा एसिडिक होगा, किससे, सेकेंड से। और इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, थर्ड। ठीक है, थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है, उसी तरह आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाया है, ठीक है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाया। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा एक इफेक्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है, जैसे COOH है, और यहाँ पर क्या है, COOH है, CH3। ठीक है, इन दोनों में ये क्या होगा, ज्यादा से एसिडिक होगा। ये मैंने आपको क्लास में बताया कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब क्या, धक्का मुक्की। तो ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। रोटेट करने से तो मतलब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो ये जो रिंग है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। ये रिंग इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये ज्यादा एसिडिक होगा। उसी तरह आप देखो, ये क्वेश्चन ले लूं मैं, बेंजोइक एसिड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COOH, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ऑलवेज मोर एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से। आर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा दोगे तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये याद कर लेना। यहाँ पर देखो, जैसे मैं ये ले लूं COOH, और यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, OH। ठीक है, तो आपका ये ज्यादा एसिडिक होता है। ये ज्यादा एसिडिक क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसका H जाने के बाद, H निकलने के बाद इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाता है। इसका जो निगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज हो जाता है। देखो, इसका जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाता है। अगर H निकलने के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो रहा है, ये जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के बीच क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। ये क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गया, यानी निगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। तो ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं क्लास नोट्स में, बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ एक बार पढ़ लें, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ, बाकी इन दो एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है, वहीं सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं देखेंगे इन दोनों जगह। अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखता तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ भी देखता तो ये ज्यादा एसिडिक होता। जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं लगा हुआ है वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, डाउट। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा बेसिस की बात कर लेते हैं। ये एसिड की बात हो गई, नेक्स्ट हम बेस की बातें कर ले रहे हैं। बेसिस, नेक्स्ट किसकी बातें कर ले रहे हैं हम, बेसिस की। अब देखो, बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे आपका, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे ये RNH2, इसे बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड क्या हो, 2 R R, इसे बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। और N R R R, और ये क्या हुआ, 3 डिग्री अमाइन। अगर ये सारे एमाइन क्या होंगे, गैस फेज में होंगे, गैस फेज में, तो गैस फेज में आए यानी लिक्विड फेज में नहीं है, एक्वस में नहीं है, तो जो एमाइन की डिग्री होगी, ठीक है, वो क्या होगी, तो जो एमाइन की बेसिसिटी होगी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
क्योंकि गैसियस फेज में है तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो केवल क्वेश्चन हम प्लस आई से देखेंगे, है ना। ऐसे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस आई बढ़ रहा है, प्लस आई बढ़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक्वस में देखो, एक्वस में क्या होगा, एक्वस में सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा क्या, 2 डिग्री, उसके बाद क्या हो 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, जब R इक्वल टू क्या होगा CS3 हो गया। ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा है, आप याद कर लो। और एक 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्या 1 डिग्री, जब R इक्वल टू क्या होगा C2H5 होगा। आप इसको याद ही कर लो, ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, एक जनरल ऑर्डर में बता देता बेस स्ट्रेंथ का, एक बेस स्ट्रेंथ का मैं जनरल ऑर्डर बता दे रहा आपको। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं H2 N C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NH NH2, इसको बोलते हैं ग्वानिडीन, इसको क्या बोलते हैं ग्वानिडीन। उसके बाद R C डबल बॉन्ड O NH NH2, ये ग्वानिडीन है। उसके बाद क्या आया होगा इमिडीन, इमिडीन, ठीक है। उसके बाद R2 NH, और R2 NH के बाद R3N और R NH2 और अमोनिया। यहाँ पे मैं R इक्वल टू क्या लिया हूँ C2H5 लिया हूँ, तो ये ऑर्डर है R इक्वल टू C2H5। देखो ये ग्वानिडीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोकलाइड है, और दो दो प्लस एम लग रहा है, ये प्लस एम, ये प्लस एम, प्लस एम, और ये क्या प्लस एम। इस नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर लोकलाइड है और एक ही प्लस एम लग रहा है, ठीक है। हमेशा लोकलाइज लोन पेयर क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, किससे, डी लोकलाइज से, डी लोकलाइज से, ध्यान देना, डी लोकलाइज लोन पेयर से। लोकलाइज का मतलब क्या, वो लोकलाइज है, अवेलेबल है, इजिली आसानी से डोनेट कर सकता है। R इक्वल टू क्या होगा C2H5, ठीक है, अमोनिया। उसके बाद आता है आपका पायरिडीन, पायरिडीन आता है, पायरिडीन, पायरिडीन लेस बेसिक होता है, किससे, अमोनिया से, क्योंकि ये sp3 नाइट्रोजन है और ये क्या है sp2 नाइट्रोजन है। sp3 नाइट्रोजन क्या होगा, मोर बेसिक होगा, किससे, sp2 से। उसके बाद आपका आता है एनिलीन, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। अब तुम सोचेगा कि सर यहाँ ये एनिलीन लेस बेसिक क्यों है, क्योंकि जो एनिलीन का लोन पेयर है, देखो पायरिडीन और बात करें हम पायरिडीन में, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा है, पायरिडीन और एनिलीन, ठीक है। यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है देखो डी लोकलाइज है, क्या है, डी लोकल, डी लोकलाइज लोन पेयर है, और इसका जो लोन पेयर है लोकलाइज लोन पेयर है, क्या है, लोकलाइज लोन पेयर। तो अभी मैंने बताया लोकलाइज लोन पेयर क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, किससे, डी लोकलाइज से। लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा, किससे, डी लोकलाइज लोन पेयर से, ठीक है। और अभी मैं एनिलीन की बात करूं, ये एनिलीन की, आप देखो जैसे मैंने एनिलीन ले लिया NH2 एनिलीन, और मैं पायराल ले लूं, यहाँ पायरॉल ले लो। अब देखो इसका भी लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज है, ये भी डी लोकलाइज है, डी लोकल, इसका भी लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज है, डी लोकल, और इसका भी लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज है, ये भी डी लोकल, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, आपको पता है कि एरोमेटिक है, तो इसका एरोमेटिक है, यानी कि लोन पेयर हम इसका काउंट करते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन में, जैसे 2 2 4, और ये एक लोन पेयर काउंट करते हैं 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक है। तो ये जो लोन पेयर है एरोमेटिसिटी भी मेंटेन कर रहा है, क्या मेंटेन कर रहा है, एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी मेंटेन कर रहा तो हाईली डिलोकलाइज्ड है। और ये क्या है, इसका ये एरोमेटिसिटी मेंटेन नहीं कर रहा, ऑलरेडी ये रिंग क्या सिक्सटेट है, ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होगा, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ केवल रिजोनेंस है और यहाँ पर
रिजोनेंस भी है और एरोमेटिसिटी भी मेंटेन कर रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक होता है। और सबसे लेस बेसिक होते हैं अमाइड। अमाइड सबसे वीकेस्ट बेस होते हैं, वीकेस्ट ऑर्गेनिक बेस, क्योंकि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ये सी डबल बॉन्ड हो, ये हमेशा क्या लगाता है, स्ट्रॉन्ग -M। ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो विड्रॉइंग की वजह से इस नाइट्रोजन पे चार्ज हमेशा क्या रहता है, प्लस रहता है। विड्रॉइंग की वजह से इस नाइट्रोजन पे चार्ज हमेशा क्या रहता है, प्लस। तो एमाइड सबसे क्या होते हैं, वीकेस्ट बेस होते हैं। एमाइड सबसे वीकेस्ट बेस होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, ग्वानिडीन, उसके बाद एमिडीन, उसके बाद देखो इन सबका लोन पेयर क्या है, इन सबका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, लेकिन sp3 लोकलाइज्ड है, sp3 लोकलाइज्ड। इन सबका लोन पेयर देखो क्या है, 2 प्लस M लग रहा है, यहाँ 1 प्लस M लग रहा है। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, इसका भी डीलोकलाइज्ड है और इसका भी डीलोकलाइज्ड, ये मोर डीलोकलाइज्ड है। और यहाँ तो एमाइड सबसे वीकेस्ट बेस होते हैं। सबसे वीकेस्ट बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन होते हैं, एमाइड, वीकेस्ट बेस। एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले रहा है आपका, यहाँ देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर NCH3 CH3 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 CH3, मैं बोलूं कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा। देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे जो लोन पेयर है इस नाइट्रोजन पर, ठीक है, ये जो बल्की ग्रुप है, एक बल्की ग्रुप, और इन दोनों के आर्थो पर क्या लगा है, मेथाइल मेथाइल बल्की ग्रुप। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन, और स्टेरिक रिपल्सन होगा तो ये क्या होगा, घूम जाएगा। कहने का मतलब पहले ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था, ये रोटेट करके ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ये लोन पेयर इस रिंग के साथ रिजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर क्या हो गया, अब लोकलाइज्ड हो गया। ये क्या हो गया, लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। जबकि ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ये लोकलाइज्ड हो गया, क्यों, ड्यू टू SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या हो गया, इनहिबिट हो गया ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। ये ऑलरेडी मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नाइट्रोजन क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, और इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। क्यों, ड्यू टू SIR, इन दोनों के बीच क्या हुआ, स्टेरिक रिपल्सन हुआ, तो ये क्या किया, रोटेट कर गया। रोटेट कर गया तो इस रिंग का इसके साथ क्या हुआ, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। इस रिंग का इसके साथ कांटेक्ट क्या हुआ, खत्म हो गया, खल्लास हो गया, तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया, ये ज्यादा बेसिक हो गया। तो ये मैंने सारा GOC में आपको कंप्लीट कर दिया। ये लास्ट में मैंने ये एसिडिक स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाया है। एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ आप 1 घंटे एकदम अच्छे से टाइम दे, आप कॉन्सेंट्रेट होकर, आधे घंटे आप एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़े और आधे घंटे बेस स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 1 घंटा वहां लगाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2 घंटे में आपका कंप्लीट GOC रिवाइज हो जाएगा। क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैंने सारे लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।